नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट किंग में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम ऑडिटिंग के चैप्टर 5 को डिस्कस करेंगे और इससे जितने भी प्रकार के एमसीक्यू बन सकते हैं इनको देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आप पढ़ सकते हैं इसको। वाउचिंग का अर्थ है मूल प्रविष्टि की पुस्तकों में प्रदर्शित वस्तुओं की सत्यता का परीक्षण करना। इसे परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 है वाउचिंग। मैंने जो सिलेबस आपको टेलीग्राम पे पोस्ट किया था और वीडियो में भी कई बार बता चुका हूँ, तो उसमें जो चैप्टर नंबर 5 है उसको हम देख रहे हैं। आप जाके सिलेबस को देख सकते हैं एक बार फिर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, J.R. बटली बॉय। आप यहाँ पढ़ सकते हैं वाउचिंग मीन्स टेस्टिंग द ट्रूथ ऑफ द आइटम्स अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। दिस इज डिफाइंड बाय, तो किसने डेफिनेशन दी थी? तो J.R. बटली बॉय। उसका राइट आंसर है दोस्तों बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वाउचिंग अंतर्निहित साक्ष्य की जांच और प्रमाणीकरण है जो लेन-देन की सटीकता के समर्थन में है। यह परिभाषा दी गई। तो आपको देखना है कि ये डेफिनेशन किसने दी है। तो ऑर्थर होम्स बहुत बड़े विद्वान रहे हैं ऑडिटिंग के, तो इन्होंने ये डेफिनेशन दी है, तो ध्यान रखना है आपको। जी। दोस्तों ये डेफिनेशन एग्जाम में आपको नहीं पूछेगा। मैंने आपको उनका मीनिंग क्लियर करने के लिए डेफिनेशन पीडीएफ में डाली है, आप इनको पढ़ सकते हैं। चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं इन डेफिनेशन को, लेकिन आप पढ़ेंगे तो बेहतर होगा। हो सकता है कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ ही ले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। वाउचिंग इज एग्जामिनेशन ऑफ एसेट्स, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स, एग्जामिनेशन ऑफ एंट्रीज, नन ऑफ दीज। तो उसका जो राइट आंसर है दोस्तों, एग्जामिनेशन ऑफ एंट्रीज। वाउचिंग का मतलब होता है कि प्रविष्टियों की जांच करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वाउचिंग के अंतर्गत जांच की जाती है। 4 ऑप्शन आपके सामने है कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बैलेंस शीट्स, नन ऑफ द अबव। दोस्तों जो वाउचिंग के अंतर्गत जांच की जाती है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, मूल प्रविष्टि की पुस्तकों की जांच की जाती है दोस्तों। इसका राइट आंसर है ए। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको आराम से पढ़ सकते हैं और इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहां जाकर भी आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। एक दो बार आप रिवाइज करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। बाकी आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बताना, मैं उसका आपको रिप्लाई दूंगा और आपके डाउट को क्लियर करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वाउचिंग का संबंध है। 4 ऑप्शन आपके सामने, नगद रसीदें, नगद भुगतान, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। वाउचिंग का संबंध कैश रिसिप्ट से भी है, कैश पेमेंट से भी है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन से भी होता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वाउचिंग ऑडिटिंग का सार है, यह कथन किसने कहा है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने है। स्पाइसर और पेंगलर, आरबी बोस, आर ए आयरिस, जे आर बटली बॉय। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आरबी बोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वाउचिंग एक तकनीकी शब्द है या कथन है? तो इसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आर ए आयरिश, लैंकेस्टर, जे आर बटली बॉय और पावला से। आपको 3-4 नाम तो इनके पता ही होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आर ए आयरिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अंकेक्षण की रीढ़ कहा जाता है, बैक बोन ऑफ ऑडिटिंग इज थ्रेड टू। तो आप वाउचिंग आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि अंकेक्षण की रीढ़ किसे कहा जाता है, तो उसका राइट आंसर है वाउचिंग। वाउचिंग को ही अंकेक्षण की रीढ़ कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो गया ए। वाउचिंग में शामिल है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो वाउचिंग में दोस्तों परीक्षण जांच, आंतरिक जांच, उपरोक्त सभी और नियमित जांच। तो वाउचिंग में दोस्तों रूटीन चेक शामिल होती है, तो उसका राइट आंसर है दोस्तों ए, रूटीन चेक। वाउचिंग का मुख्य उद्देश्य है, तो आप पढ़ सकते हैं कि मेन ऑब्जेक्ट ऑफ वाउचिंग इज टू प्रूव ट्रूथनेस ऑफ ट्रांजैक्शन, टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बिजनेस, ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, ऑल ऑफ अबव। तो उसका राइट आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का 245 जो क्वेश्चन नंबर है, इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव।
इसका राइट आंसर है दोस्तों उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वाउचिंग का कार्य किया जाता है, तो ये पढ़िए आप, जूनियर क्लर्क्स द्वारा, सीनियर क्लर्क्स, मैनेजमेंट करता है या नन ऑफ दीज। तो वाउचिंग का जो आपका कार्य होता है वो वरिष्ठ लिपिक द्वारा किया जाता है, ना कि कनिष्ठ लिपिक द्वारा, ना ही मैनेजमेंट के द्वारा। तो अब ध्यान रखना है कि वाउचिंग का जो कार्य किया जाता है वो वरिष्ठ लिपिक के द्वारा ही किया जाता है। नियमित जांच और वाउचिंग दोनों हैं। रूटीन चेक एंड वाउचिंग बोथ आर सिनोनिम्स, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, अपोजिट, नन ऑफ अबव। तो ये आपके सामने जो ऑप्शन है, पर्यायवाची, एक दूसरे के पूरक, विपरीत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बहुत ही देखो कितना खूबसूरत शब्द भी है। आप यानी अपने पर्सनल लाइफ में भी आपने कभी ना कभी इस वर्ड का इस्तेमाल किया होगा, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो उसका राइट आंसर है दोस्तों एक दूसरे के पूरक। आपको ध्यान रखना है कि एक दूसरे के पूरक ही है नियमित जांच और वाउचिंग, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन आपके सामने है। वाउचिंग है तो ऑडिटिंग का सार है, ऑडिटिंग की आत्मा है, ऑडिटिंग की रीड है, और ऑल ऑफ दीज। तो आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। पीडीएफ दोस्तों बाइलिंगुअल बनाइए, और बाइलिंगुअल बनाने में दोस्तों आपको पता है कि मेहनत तो लगती है। तो प्लीज़ अगर अच्छी लगे तो आपको लाइक करें, नहीं अच्छी लगे तो दोस्तों डिसलाइक भी कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर अच्छी नहीं लगी तो आप अपनी आपत्तियां जाहिर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छी लगेगी जब भी आप वीडियो को बताएंगे। अगर कहीं आपको कुछ भी कंटेंट में अगर डाउट है, किसी भी चीज़ की आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, ऑडिटिंग का सार, ऑडिटिंग की आत्मा, ऑडिटिंग की रीढ़। तो इसका राइट आंसर है डी, ये सभी। तो अगर वीडियो अच्छी होती है, कुछ भी चीज़ अच्छी होती है, तो उसकी प्रशंसा करने का भी आप लोगों को अधिकार होता है, और उसकी आलोचना करने का भी अधिकार होता है। लोकतंत्र में आलोचना का मतलब बहुत महत्व है। अगर आप लोग आलोचना नहीं करेंगे तो कैसे एक बेहतर की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो जितना अधिकार आपको प्रशंसा करने का है, सराहना करने का है, उतने ही अधिकार आपको आलोचना करने का भी है। तो आप बेफिक्र हो कि आप कहीं आपको ऐसी मेरी कभी भी भविष्य में वीडियो में भी अगर कोई ऐसी आप लगे चीज़, तो आप अपनी आपत्ति जाहिर कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? A. Auditing is the backbone of vouching. Vouching is backbone of auditing. Vouching is the backbone of accounting. All of above. तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, वाउचिंग जो होता है ऑडिटिंग की रीड होती है। बैकबोन, तो आपको ध्यान रखना है बैकबोन। वाउचिंग का क्या तात्पर्य, मतलब वाउचिंग का मीनिंग क्या है? तो प्राप्ति को निरीक्षण, रिकॉर्ड की प्रामाणिकता की जांच के लिए वाउचर की जांच करना, लेखांकन रिकॉर्ड की औचक जांच, विभिन्न परिसंपत्तियों की जांच। तो आप बता ही सकते हैं कि आपको पता है कि वाउचिंग का जो तात्पर्य होता है रिकॉर्ड की प्रामाणिकता की जांच के लिए वाउचर की जांच करते हैं हम इसमें। तो इसका राइट आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वाउचर को किसी दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा पुस्तक प्रविष्टियों की सटीकता को प्रमाणित किया जा सकता है। इसे परिभाषित किया गया है। देखिए ये डेफिनेशन, आप कहेंगे कितनी डेफिनेशन डाल रखी है, ये एग्जाम में नहीं आने वाली। दोस्तों मुझे भी पता है कि एग्जाम में इस तरह की डेफिनेशन नहीं आएगी, लेकिन इनसे आपका थोड़ा बहुत अगर कंसेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर होता है कि अगर वाउचर का आपको मीनिंग नहीं पता, इन्हें पढ़ के आपको एक सटीक अर्थ तो पता ही लग जाएगा। तो मेरा उद्देश्य केवल दोस्तों आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर करने का है। अगर एक दो पॉइंट में आपको समझ में आ जाए तो अच्छा है। उसका राइट आंसर है दोस्तों जोसेफ लैंकेस्टर। आप इसको पढ़ सकते हैं कि वाउचर को किसी दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा पुस्तक प्रविष्टियों की सटीकता को प्रमाणित किया जा सकता है। इसे परिभाषित किया गया है। तो जोसेफ साहब ने इसको परिभाषित किया है, उन्होंने ये डेफिनेशन दी है। एक डेफिनेशन ये रही आपके सामने कि एक वाउचर, एक रसीद, एक चालान, एक समझौता, एक मांग। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डॉट लगे हैं दोस्तों। जब पीडीएफ क्रिएट करते हैं तो अगर कहीं हमें कुछ रिप्लेस करना हो, जैसे सपोज कीजिए हमें कहीं कॉमा रिप्लेस करना है, तो हम यानी वैसे रिप्लेस करता है कंट्रोल एच दबा के, और रिप्लेस। तो यहाँ पे अगर कोमा होगा तो यहाँ पे डॉट आ गया है, तो बाकी कुछ नहीं है इसमें। तो एक वाउचर, एक रसीद, एक चालान, एक समझौता, एक मांग, पर्ची या संक्षेप में कोई भी उपयुक्त लिखित साक्ष्य हो सकता है जो लिखित लेन देन की पुष्टि करता है। इसे परिभाषित किया गया है। तो एक डेफिनेशन दे रखी है, तो इन्होंने दे रखी है आयरिश।
आर ए आयरिश, अगर आपने ऑडिटिंग में पढ़ा है तो इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। और ऑर्थर होम्स आपने यहाँ भी सुना है, और एक ऑर्थर होम्स हमारे ज्योग्राफी में भी है, आपने वहाँ भी का नाम सुना होगा, जिन्होंने संवहनीय धारा कन वो कन्वेक्शन करंट थ्योरी दी है इन्होंने ज्योग्राफी में। एक सिद्धांत दिया है, बहुत अच्छा सिद्धांत है वो, जो प्लेट टेक्टोनिक से संबंधित है, प्लेट विवर्तनिक से। तो आप ये पढ़ सकते हैं वाला क्वेश्चन, वाउचर का संबंध किससे होना चाहिए? तो प्रीवियस ईयर से होना चाहिए, करंट ईयर से होना चाहिए, ऑडिट पीरियड से होना चाहिए, या नन ऑफ दीज। तो उसका राइट आंसर आपको पता है कि ऑडिट अवधि, जो ऑडिट पीरियड होता है, कि वाउचर का संबंध ऑडिट पीरियड से ही होता है, ना कि प्रीवियस ईयर से, ना करंट ईयर से। वाउचर पर राशि लिखनी चाहिए, तो वर्ड्स के रूप में लिखनी चाहिए, डिजिट्स के रूप में, सीक्रेट वर्ड्स में लिखनी चाहिए, बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों उसका राइट आंसर है सी, ए और बी दोनों, वर्ड्स और डिजिट्स दोनों के रूप में हम वाउचर पर राशि लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, आप इन क्वेश्चन को खुद से भी सोल्व कर सकते हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो आपसे ये सवाल हो जाएगा। वाउचर एक है, वाउचर इज रिसिप्ट इशूड टू ए कस्टमर फॉर कैश रिसीव्ड, इनवॉइस रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर्स, डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ एन एंट्री मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऑल ऑफ अबव। तो वाउचर एक है, तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं हिंदी में, तो इसका राइट आंसर है सी, खातों की पुस्तकों में की गई प्रविष्टियों के समर्थन में एक दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट है। तो आपको ध्यान रखना है कि वाउचर क्या है, कि एक डॉक्यूमेंट, आपको आपने पढ़ा हो वाउचर के बारे में, तो उसका राइट आंसर आप लगा सकते हैं, सी इसका राइट आंसर है, खातों की पुस्तकों में की गई प्रविष्टियों के समर्थन में दस्तावेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भुगतान से संबंधित वाउचर पर हस्ताक्षर होना चाहिए, मैनेजर का सिग्नेचर होना चाहिए इसमें, अकाउंटेंट का, रेस्पॉन्सिबल एंड ऑथोराइज ऑफिशियल, ऑल अबव। तो उसका राइट आंसर है दोस्तों, जिम्मेदार और अधिकृत अधिकारी है। तो उसका राइट आंसर आपने देखा है कि सी इसका राइट आंसर हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इन ए वाउचर्स? तो डेट, अमाउंट, सिग्नेचर, ऑल अबव। तो वाउचर में इन सभी का होना जरूरी है, डेट भी होती है उस पर, अमाउंट और सिग्नेचर, तो ऑल अबव। निम्नलिखित में से किसे ऑडिटिंग की रीड कहा जाता है? ये बार बार क्वेश्चन आपने देखा है, रिपीट है, और आप देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप जब ऑडिटिंग पढ़ेंगे तो पाएंगे कि वाउचिंग को ही ऑडिटिंग की रीड कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपने देखा है कि ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके सामने है, कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? एंट्री कैन बी मेड विदाउट ए वाउचर, कंपेयरिंग द वाउचर विद एंट्री इज नॉट एसेंशियल, देयर शुड बी नो एंट्री विदाउट वाउचर्स एंड नो वाउचर विदाउट एंट्री, नन ऑफ दिस। तो आप पाएंगे, देखिए अगर आप जब पढ़ेंगे ना, आपको स्टेटमेंट पढ़ के भी आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा आंसर इसका हो सकता है, कि कुछ क्वेश्चन को आप पढ़ के आंसर कर सकते हैं। देखिए, प्रवेश वाउचर के बिना किया जा सकता है, और यहाँ पे जो लिखा है कि एंट्री जो है वाउचर के बिना किया जा सकता है, यहाँ पे एंट्री वर्ड है, एंट्री ध्यान रखना आपको, एंट्री। वाउचर की प्रविष्टियों से तुलना करना आवश्यक नहीं है, तो कि ये तो गलत हो गया आपका, बिना वाउचर के कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए, और बिना एंट्री के कोई वाउचर नहीं होना चाहिए। तो आपने देखा है कि इसमें एकदम करेक्ट बात ये है कि बिना वाउचर के कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए, और बिना एंट्री के कोई वाउचर नहीं होना चाहिए। तो आपने देखा है कि इससे एकदम मीनिंगफुल स्टेटमेंट निकल रहा है, तो उसका राइट आंसर आपने देखा है सी। दोस्तों 40 नंबर या 40 क्वेश्चन के हमारे वही हमारे अकाउंटेंट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ऑडिटिंग से लगभग 5 7 8 क्वेश्चन तो दोस्तों बन ही सकते हैं, 5 7 क्वेश्चन तो इससे जो मैं वीडियो आपको बना रहा हूँ इनसे तो दोस्तों हो ही जाएगा। एक बार आप, जो मैं इसके नोट्स शेयर कर रहा हूँ, आप एक दो बार उन्हें पढ़ लेंगे ना अच्छे से, तो आपको ऑडिटिंग के मुझे लगता है कि 5 7 क्वेश्चन आप अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। तो आप पढ़ना उनको भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, वाउचिंग के अंतर्गत जांच की जाती है, अंडर वाउचिंग चेकिंग इज डन ऑफ, 4 ऑप्शन है, ए बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बैलेंस शीट, ऑल अबव। तो उसका राइट आंसर हो गया है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो वाउचिंग के अंतर्गत जो ओरिजिनल एंट्री होती है उन्हीं की जांच की जाती है, तो उसका राइट आंसर है ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर्स कम अंडर द स्कोप ऑफ। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, ए बी सी डी। तो रूटीन चेकिंग, वाउचिंग, ऑडिटिंग, नन ऑफ दीज। तो उसका राइट आंसर दोस्तों होगा कि वाउचर की जांच के अंतर्गत दायरे में क्या आता है। तो उसका राइट आंसर आपने देखा है कि वाउचिंग आता है, वाउचिंग। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि मेरी है ना बाकी सब्जेक्ट में भी अच्छी खासी पकड़ है कि मैंने काफ़ी टाइम मैंने कॉमर्स भी पढ़ा है और काफ़ी टाइम से मैं ये जो जीएस के सब्जेक्ट्स हैं उन पे भी मैं काम कर रहा हूँ। तो बता सकते हैं आप बेफिक्र होके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पुस्तकों के जोड़ के दायरे में आता है। एडिशन ऑफ बुक्स कम अंडर द स्कोप ऑफ। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, नियमित जांच, वाउचिंग और रूटिंग, इनमें से कोई नहीं। ये बार बार बोलना पड़ता है कि चार ऑप्शन आपके सामने है। दोस्तों पांच ऑप्शन भी हो सकते हैं किसी न किसी एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में पांच क्वेश्चन भी, पांच स्टेटमेंट भी होते हैं, पांच ऑप्शन भी होते हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर है रूटीन चेकिंग, नियमित जांच। भुगतान का सर्वोत्तम विकल्प है। तो देखिए, ए नगद, बी चेक करें, चेक, ये देखिए यहाँ पे है ना, ये इसको हटा सकते हैं आप, और बिल ऑल अबाउ। तो भुगतान का सर्वोत्तम माध्यम क्या होता है। आपने देखा होगा जितने भी व्यापारिक लेन देन होता है दोस्तों, वे चेक ही का ही प्रयोग करते हैं और यही सबसे सर्वोत्तम माध्यम होता है। तो उसका राइट आंसर है बी। जितने भी बड़े मतलब व्यापारी होते हैं, छोटे मोटे जितने व्यापारी होते हैं, वे सभी चेक का प्रयोग करते हैं। ये बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक चीज़ होती है। उतना कैश और बिल ऑथेंटिक नहीं होता जितना चेक बहुत ऑथेंटिक चीज़ होती है। या आप नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। वाउचिंग ऑडिटिंग की रीड है, यह कथन मुकदमे संबंधित है। ये आपको ये ध्यान रखना है। देखो आपने बार बार देखा है कि ऑडिटिंग की रीड क्या होती है, वाउचिंग होती है। तो ये बहुत फेमस आपका जो मुकदमा है, तो वो उसको ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं, इसको आप रट लेंगे। देखो कुछ चीज़ फैक्ट होती है, आपको ये जीवन में फैक्ट से नहीं भाग सकते। बहुत सारी चीज़ कंसेप्ट पे चलती है, जीवन आपका कंसेप्ट पे चलेगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको फैक्ट के रूप में भी ध्यान रखनी पड़ेगी। बर्थडे याद रखना पड़ेगा, बहुत सारे दोस्तों की एनिवर्सरी याद रखनी पड़ेगी, अपनी एनिवर्सरी याद रखनी पड़ेगी, और मम्मी पापा जो बाकी लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें फैक्ट के रूप में भी याद रखनी पड़ती है। ऐसी जब हम कुछ स्टडी करते हैं तो उसमें बहुत सारे हमें कंसेप्ट को भी ध्यान में रखना पड़ता है, और बहुत सारे फैक्ट को भी। कंसेप्ट अगर हमारा एक बार क्लियर हो गया तो वो तो बहुत लंबे समय तक हमारा चलेगा, जीवन भर चलेगा, लेकिन फैक्ट को याद रखना बहुत मुश्किल होता है। तो उसका एक सिंपल सा तरीका दोस्तों ये होता है, जो मैं भी अब करता हूँ अपने व्यक्तिगत जीवन में। तो एक ए फोर साइड की सीट तैयार करता हूँ, फैक्ट सीट, और उस पे जितने भी फैक्ट है उनको लिख लेता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, ये फैक्ट है पूरा, आप इसको भूल जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको याद नहीं रहेगा कि वाउचिंग ऑडिटिंग की रीड क्या है। तो एक फैक्ट है, इस मुकदमे में कहा गया था, आपको जीवन में कहीं काम आएगा भी नहीं ये वाला फैक्ट, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे सिंपल तरीका जो मैं भी करता हूँ, एक ए फोर साइज की सीट लेता हूँ, और उस ए फोर साइज की सीट पे सारे फैक्ट लिख लेता हूँ। मैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ता हूँ फैक्ट को एक पेपर पे लिख लेता हूँ, और उनको हर रोज, हर 5-10 मिनट रोज दे के उनको रिवाइज करता हूँ। अगर रोज भी नहीं हो पाता तो हर तीसरे चौथे दिन मैं ऐसे ही उनको रिवाइज करता हूँ, तो वो लंबे समय तक हमारे याद रहती हैं। फैक्ट फैक्ट को याद करने का ये तरीका होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं पेपर पे, अगर आप नोट्स वगैरह बना रहे हैं अपने अकाउंटेंट के। और बाकी सब्जेक्ट भी दोस्तों आप तैयार करते रहिए, क्योंकि अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में, अक्टूबर में तो एग्ज़ाम नहीं होगा, नवंबर और दिसंबर में जहाँ तक मुझे लगता है पॉसिबिलिटी है एग्ज़ाम होने की, नवंबर के दिसंबर में। तो उसका राइट आंसर हो गया बी, ऑर्बिटेज बनाम ब्रेवर और नोट 1932। तो 1932 का जो जो एक मुकदमा था, हमें इस मुकदमे के अंदर नहीं जाना है, डीप में नहीं जाना है कि इसमें क्या हुआ था दरअसल। तो बस इसका निष्कर्ष क्या निकला था कि वाउचिंग ऑडिटिंग की रीड है। तो आपको ये ध्यान रखना है। ये पूछ सकता है, अंकेक्षकों को खरीद रिटर्न बुक की तुलना निम्न से करनी चाहिए। तो द ऑडिटर्स शुड कंपेयर द परचेज रिटर्न बुक विद द। अब परचेज रिटर्न बुक क्या होती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताना क्या होता है। देखते हैं कितने स्टूडेंट या एस्पिरेंट को ये पता है, याद है अभी तक। बहुत सारे लोग के तो टच में कॉमर्स होगी, और बहुत सारे लोगों के कॉमर्स अगर टच में नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा।
तो उसका राइट आंसर है विक्रेताओं द्वारा भेजे गए क्रेडिट नोट्स। उसका राइट आंसर दोस्तों इससे कंपेयर की जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंकेक्षक को बिक्री रिटर्न बुक की तुलना निम्न से करनी चाहिए। तो जैसे ऊपर ये वाला था क्वेश्चन, पिछले वाला ये देखिए यहाँ पे, यहाँ था परचेज रिटर्न बुक। तो परचेज रिटर्न बुक की तुलना हमने की क्रेडिट नोट्स सेंड बाय द सेलर। ऐसे ही यहाँ पे है जो आपका ये सेल्स रिटर्न बुक है, इसकी तुलना किससे की जानी चाहिए? तो उसका राइट आंसर होगा डेबिट नोट सेंड बाय परचेजर। तो आपको ये ध्यान में रखना है, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, इनको आप अच्छे से एक पेपर पे लिख लें और फिर याद करें इनको, देखो तब याद होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न प्रविष्टियां जैसे समायोजन, स्थानांतरण, त्रुटियों का सुधार, प्रविष्टियां खोलना और बंद करना आदि दर्ज की जाती है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं। वेरियस एंट्रीज सच एज एडजस्टमेंट, ट्रांसफर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज एक्सेट्रा आर रिकॉर्डेड इन। तो चार ऑप्शन आपके सामने, कैश बुक, परचेज रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर और जर्नल प्रॉपर। तो उसका राइट आंसर दोस्तों डी है, जर्नल प्रॉपर। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। आपके लिए देखा बाईलिंगल तो वीडियो में बना के लेकर आया हूँ, लेकिन इसमें टाइम बहुत लगता है बनाने में। आप समझ सकते हैं कि बहुत लैंग्वेज को साथ में लेकर चलना तो थोड़ा मुश्किल है एक व्यक्ति के लिए। अगर बाकायदा टीम हो तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कंटेंट उस व्यक्ति ने तैयार कर दिया और वीडियो हमने बना दी। तो ये तो उसमें टाइम तो दोस्तों लगता ही है, लेकिन कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आरंभिक प्रविष्टों की यूचिंग कहाँ से की जानी चाहिए? वाउचिंग। दोस्तों यूचिंग ये गलत हो गया है, वाउचिंग यहाँ पे, यहाँ वाउचिंग है। आरंभिक प्रविष्टों की वाउचिंग कहाँ से की जानी चाहिए? तो उसका राइट आंसर है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से की जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए रिसिप्ट इज टर्म्ड एज कैपिटल रिसिप्टिव। तो आप ये पढ़ सकते हैं, इट इज क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट इज लार्ज, इट इज रिलेटेड टू फिक्स एसेट्स, नन ऑफ दीज। तो यह अचल संपत्तियों से संबंधित है। एक रसीद को पूंजीगत रसीद कहा जाता है यदि यह अचल संपत्तियों से संबंधित है, तभी कहा जाएगा। किसी रसीद को पूंजीगत रसीद तब कहा जाता है जब वह अचल संपत्तियों से संबंधित होती है, फिक्स असेट्स। आप कमेंट सेक्शन में जाके बताना फिक्स असेट्स और करंट असेट्स में क्या अंतर होता है, और फिक्स असेट कौन कौन सी होती है और करंट कौन कौन सी होती है। तो आप ध्यान रखें, फिक्स जो फिक्स है, जो करंट जो एकदम हिंट दे दिया है मैंने, जो एकदम चल सकती है 1 ईयर, मैंने आपको बहुत सारा हिंट दे दिया है। आप कमेंट सेक्शन में जाके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है किसी हानि को पूंजीगत हानि कहा जाता है। कब कहा जाएगा? ये लॉस इज टर्म्ड एज कैपिटल लॉस इफ, कब कहा जाएगा उसको? तो इट इज रिलेटेड टू फिक्स एसेट्स। देखिए मैंने वहां पे भी हिंट दिया और आपको यहाँ पे भी। आप देखो, पूंजीगत हानि होती है और एक आयगत हानि होती है। तो पूंजीगत जो भी चीज होती है ना कैपिटल से रिलेटेड, पूंजीगत, जहाँ पे पूंजीगत आ जाए तो समझ लो फिक्स एसेट, जो एसेट्स मतलब 1 साल से ज्यादा की आप चलेगी, जो एसेट्स है, संपत्तियां आपकी। तो ध्यान रखना, जो संपत्तियां आप बेचोगे खरीदोगे, तो वहां पे जो हानि होगी वो पूंजीगत हानि कहलाएगी। आप ध्यान रखना है यहाँ पे। का राइट आंसर है ये अचल संपत्तियों से संबंधित होती है। तो ये गलत है, ये गलत है। पूंजी से गत हानि से मुझे एक चीज याद आई। अभी एक एंट्री मैंने किसी वीडियो में पूछा था कि मशीनरी हमने खरीदी तो क्या एंट्री बनेगी, तो कुछ लोगों ने उसकी एंट्री बताई है कि मशीन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो उन लोगों से निवेदन ये है कि आप एक बार प्लीज़ एंट्री के नोट से एंट्री को रिवाइज करें जाके, क्योंकि कैपिटल अकाउंट कभी भी क्रेडिट नहीं किया जाएगा मशीन जब आप परचेज करेंगे। तो जब मशीन परचेज करेंगे तो उसकी सिंपल सी एक एंट्री बनेगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये नगद की एंट्री है, कैश की। अगर आपने नगद खरीदी है तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंट्री बन जाएगी। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति से खरीदते हैं, उधार खरीदते हैं, अगर वो आपकी उधार की एंट्री है तो एंट्री बनेगी मशीन अकाउंट डेबिट टू उस व्यक्ति का नाम जिस व्यक्ति से आपने खरीदी। अगर आपने राम से खरीदी तो एंट्री बनेगी मशीन अकाउंट डेबिट टू राम। तो आपको ध्यान रखना, अगर एंट्री नगद किया तो उसमें हम कैश लिखेंगे, टू कैश। अगर एंट्री उधार किया है तो उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे, टू ABC या टू राम श्याम, कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हम कभी नहीं एंट्री बनाते। तो आप ध्यान रखना है, आप एक बार एंट्री के रूल्स को एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं। और बाकी मैं कुछ एंट्री के रूल्स आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप कहेंगे तो मैं एक वीडियोस पे लेकर आ जाऊंगा, सिंपल सिंपल जो आपको एंट्री बनानी आ जाए।
और हो सकता है कि एग्जाम में एक दो एंट्री पूछ ले आपसे, क्योंकि कॉमर्स का आप स्टूडेंट और बेसिक सी चीज़ आपकी एंट्री होती है, तो हो सकता है वो एंट्री आपसे पूछ ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक रसीद एक राजस्व प्राप्तियां हैं यदि यह व्यवसाय की नियमित गतिविधि से संबंधित है, राशि छोटी है, यह लेखांकन वर्ष में प्राप्त होता है, इनमें से कोई नहीं है। तो एक रसीद एक राजस्व प्राप्तियां हैं यदि यह व्यवसाय की नियमित गतिविधियों से संबंधित है। इसका राइट आंसर आपने देखा तो इसका ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, ग्राहकों द्वारा लौटाए गए सामान को इसमें दर्ज किया जाना चाहिए। तो अगर ग्राहक कोई सामान लौटा दे तो उसको सेल्स रिटर्न बुक में दर्ज किया जाना चाहिए, स्टॉक अकाउंट में दर्ज किया जाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर है सेल्स रिटर्न बुक और स्टॉक अकाउंट दोनों। तो बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप उनको अरेंज करना है। निम्नलिखित कार्य का सही क्रम क्या है? तो आपने अगर अच्छे से पढ़ा हो तो आप बता सकते हैं। आंतरिक नियंत्रण और इंटरनल चेक, आंतरिक जांच, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, इनके डेफिनेशन मीनिंग वगैरह मैंने सब क्लियर कर चुका हूँ, आप बता भी सकते हैं। तो उसका जो क्रम है सबसे पहले 4 3 2 1, तो उसका जो राइट आंसर पहले वैधानिक लेखांकन, लेखा परीक्षा, आंतरिक जांच, परीक्षण जांच और आंतरिक नियंत्रण है। तो उसका राइट आंसर है डी। और मैंने बताया था आपको एक गोला बनाया था, आंतरिक नियंत्रण बड़े वाला गोला होता है, इंटरनल चेक छोटे वाला, फिर इंटरनल ऑडिट होता है उसमें। तो इस तरह के मैंने कुछ डायग्राम बनाया था, आपको ध्यान हो तो उसका राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यय पूंजीगत व्यय है यदि, देखिए ये जो है तो बेसिक चीज है, आपको पूंजीगत व्यय, पूंजीगत आय, आयगत व्यय, आयगत व्यय, पूंजीगत लॉस, पूंजीगत लाभ, पूंजीगत हानि, तो इन सब पे तो आपकी पकड़ अच्छे से होनी चाहिए। कॉमर्स के स्टूडेंट्स यह तो सभी व्यक्ति अपेक्षा करेंगे कि इन बेसिक टर्म्स को तो आपको पता हो, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। ये देखिए आप निकाल लेंगे। एक व्यय पूंजीगत व्यय है यदि राशि का भुगतान एक मुश्त किया जाता है, तो ये तो आपको पता ही है, ये तो हो ही नहीं सकता। पूंजीगत है, कुछ ना कुछ संपत्ति वगैरह से रिलेटेड होगा। राशि बड़ी है, यह चालू वर्ष के लाभ से संबंधित है, ये भविष्य के लाभ से संबंधित है। देखिए इनमें से कोई सा स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे, ए तो निकाल ही देंगे। राशि बड़ी है, ये भी नहीं है। सीओडी आ जाएंगे, यह चालू वर्ष के लाभ से संबंधित है। आप ध्यान रखना, जो आपकी एसेट्स होती हैं, एसेट्स को बेचने और खरीदने से आपको पूंजीगत मामला जुड़ा हुआ है ना? तो पूंजीगत है, पूंजीगत व्यय है। तो आपने कोई एसेट्स खरीदी है, तो आप ध्यान रखना, कोई एसेट्स संपत्ति है, जैसे मशीन नहीं खरीदी आपने, अपने कोई फर्नीचर खरीदा, तो वो पूंजीगत व्यय आपने किया है। या आपने कोई बिल्डिंग खरीदी, या आपने कहीं प्लॉट खरीदा, कहीं फ्लैट खरीदा, तो पूंजीगत व्यय है। तो उसका राइट आंसर ये भविष्य के लाभ संबंधित है, फ्यूचर, एक साल से ज़्यादा चलेगी वो आपके एसेट्स वगैरह। तो इसलिए ध्यान रखना, जो पूंजीगत होता है, कुछ भी पूंजीगत, वो एक साल से ज़्यादा का होता है। तो उसका राइट आंसर हो गया पूंजीगत व्यय वाला डी, या भविष्य के लाभ से संबंधित है। एक व्यय एक राजस्व व्यय है। राजस्व व्यय देखें कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यह वर्तमान अवधि के लाभों से संबंधित है, तो राइट आंसर इसका ये है। ठीक है, इसमें मैं ज़्यादा नहीं आपको बताऊंगा, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे बताना, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वाउचिंग से संबंधित है, तो कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ऑल अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे ही इसके आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खरीदे गए माल के लिए भुगतान की गारंटी दी जानी चाहिए। खरीदे गए माल के लिए भुगतान की गारंटी दी जानी चाहिए। तो कैश मेमो, क्रेडिटेड स्टेटमेंट, यहाँ पढ़ सकते हैं कोरेस्पोंडेंस विद द सप्लायर्स लेजर अकाउंट्स। तो खरीदे गए माल के लिए भुगतान की गारंटी दी जानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों लेजर अकाउंट्स द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कमजोरी, धोखाधड़ी और त्रुटियों का खतरा। वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, द रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स। तो आप देख सकते हैं चार ऑप्शन आपके सामने है कि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में धोखाधड़ी और त्रुटि का खतरा बढ़ता है, घट जाता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है कि आपका खतरा तो बढ़ ही जाता है जब आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अगर आपकी कमजोर रहेगी, तो धोखाधड़ी और त्रुटि का खतरा बढ़ेगा ही। भाई कोई भी चीज़ अगर आपकी कमजोर है, ठीक है, अगर आप पढ़ाई में कमजोर हो तो आपकी लक्षण का जो वो है वो तो कम हो ही जाएगा ना।
तो आपका निरीक्षक की सिलेक्शन ना हो तो बढ़ ही जाएगा, ध्यान रखना है। तो आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कमजोरी जो भी होती है वो बढ़ेगी। अगर कमजोरी है तो धोखाधड़ी त्रुटि का खतरा बढ़ेगा। तो राइट आंसर इसका ये है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने है। तो ये वीडियो में यहीं तक इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये कंप्लीट हो गया है। देखिए पीडीएफ पूरी। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अगले चैप्टर के एमसीक्यू सोल्व करेंगे। थ्योरी की वीडियो तो आप देखना ही रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए, मन लगा के मेहनत करते रहिए, सफलता आपको निश्चित ही मिलेगी। धन्यवाद।